हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ZHN एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे आपको NCERT बायोलॉजी का एक एक लाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, हर एक क्वेश्चन NCERT से ही आता है। तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है क्योंकि उन्हें NCERT ही पढ़ा जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का पैटर्न होगा वो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग NCERT को एक नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद जो बुक है उसको रीडिंग करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। इतना अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो हमारा पूरा बायोलॉजी कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है, यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, देखिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? तो ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म के द्वारा अंदर लेना और CO2 को रिलीज करना, यानी कि बाहर निकालना, कहलाता है ब्रीदिंग। और इसको हम लोग रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में देखिए, जो रिस्पायरेशन होता है वो इस सेल के अंदर होता है। जैसे ये सेल है और सेल में ग्लूकोज जो आता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ से CO2 रिलीज होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो जो ऑक्सीजन का यूज हुआ और CO2 को बाहर निकाला गया, क्योंकि CO2 टॉक्सिक है भाई, तो इसको बाहर निकालना ही कहलाता है रिस्पायरेशन, और इसको ही ब्रीदिंग कहेंगे। यानी कि हम CO2 को जो बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म एंड CO2 रिलीज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो मेनली ब्रीदिंग में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, यानी कि इस सेल के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो ऑक्सीजन के द्वारा एक्सचेंज करना ही ब्रीदिंग कहलाता है, और नोन है, इसी को रिस्पायरेशन कहा जाता है। देखिए, जितने नोट्स फॉर्म में लिखा है ये हर एक NCERT की लाइन है, तो आपको NCERT नोट्स के फॉर्म में एक तैयार हो जाएगा, और दूसरा बुक जब हम रीड करेंगे तो बुक भी तैयार हो जाएगा, दोनों चीज़ तैयार हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए, लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है हैबिटेट्स और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हैबिटेट का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक फॉर्म, यानी कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर रहता है, तो उसमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अलग तरीके से होता है। और अगर पहला हो गया, और अगर वो लैंड के अंदर है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर रिस्पायरेशन ब्रीदिंग का जो होता है, मैकेनिज्म ब्रीदिंग का जो होता है वो अलग तरीके से होता है। और दूसरा डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म सेल से बना है कि टिश्यू के बना है कि उसके अंदर आर्गन या आर्गन सिस्टम है। अगर सेल से बना है केवल ऑर्गेनिज्म, तो उनका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग तरीके से होता है, और उसके अंदर टिश्यू या आर्गन है तो अलग तरीके से होता है। ओके, चलिए इतना देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी आर्गन। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं। तो इधर लिख लेते हैं रिस्पायरेटरी आर्गन, और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले है बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिस्पायरेशन करते हैं, और ये होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। बॉडी सरफेस से कैसे होता है? देखिए, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर या तो सेल बना होता है या टिश्यू बना होता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म में केवल सेल है या टिश्यू है तो उसके अंदर आर्गन बना नहीं होगा। तो आर्गन जब बना नहीं होगा तो रिस्पायरेशन करने के लिए वो आर्गन का यूज़ नहीं करेंगे। तो किस तरह से करेंगे भाई? तो अपने बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर है, जैसे मान लिया कि कोई स्पंज हो गया भाई, स्पंज हो गया, तो ये स्पंज वाटर के अंदर है, तो अपने अंदर जो भी ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, इस ऑक्सीजन को अपने बॉडी सरफेस से ले लेता है और रिस्पायरेशन करके जो CO2 गैस बन जाएगी, अपने बॉडी सरफेस से ही CO2 को बाहर निकाल देगा, और ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकाल देना, यही रिस्पायरेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस कौन से करता है? तो इस प्रोसेस करता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन आ जाता है, और CO2 जो बनता है तो इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, और इसी को कहा जाता है भाई
ब्रीदिंग तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करता है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा यानी कि बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन किस में होता है, तो लोअर, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा है लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट में कौन आएंगे, जैसे स्पंज हो गए जो कि पोरीफेरा का मेंबर होता है। सेलेंट्रेट हो गए, सेलेंट्रेट में जैसे हाइड्रा आते हैं उनके अंदर बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होगा। फ्लैट वर्म हो गए, फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इनके अंदर भी रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। उसके बाद रिस्पायरेटरी आर्गन देखते हैं, तो एक है मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन बोल सकते हैं, स्किन के ऊपर एक कवरिंग होता है जिस को क्यूटिकल कहा जाता है। तो जैसे कि अर्थवर्म, तो अर्थवर्म जो होता है ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म जो होता है, ये अर्थवर्म में सिंपल फॉर्म में बना दिया। तो अर्थवर्म की बॉडी जो होता है वो मॉइस्ट होता है। तो ये ऊपर इसका स्किन हो गया, स्किन के ऊपर एक लेयर होता है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो इस मॉइस्ट स्किन के द्वारा ऑक्सीजन यहीं से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो CO2 बनता है उस CO2 को अर्थवर्म यहीं से बाहर निकाल देता है, तो रिस्पायरेशन हो जाता है अर्थवर्म में। तीसरा है नेटवर्क ऑफ ट्यूब। नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। ये इंसेक्ट के अंदर होता है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया भाई, ये इंसेक्ट हो गया, ठीक है, कोई इंसेक्ट में बना दिया। तो इंसेक्ट के अंदर ये छोटे छोटे बॉडी पे पोर्स होते हैं, इनको स्पाइरिकल कहा जाता है, और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, इसे जाल की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन ये लेता है और CO2 यहीं से बाहर निकाल देता है। तो इनके अंदर रेस्पायरेशन जो होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसी को कहा जाता है ट्रैकियल ट्यूब होता है, इंसेक्ट के अंदर होता है। ओके, अब देखते हैं गिल्स। तो गिल्स होता है किसके अंदर, तो जो एक्वेटिक फॉर्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज़्यादातर रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। ओके, किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। गिल्स वैस्कुलराइज लिखा, देखिए गिल्स को लिखा वैस्कुलराइज, इसका मतलब क्या है, वैस्कुलराइज का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, इसी को वैस्कुलराइज कहा जाता है। और गिल्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी या ब्रैकियल रिस्पायरेशन भी कहेंगे, ब्रैकियल रिस्पायरेशन। ओके, तो गिल्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन होगा उसको ब्रैकियल रिस्पायरेशन कहेंगे। और किसके अंदर होता है, तो एक्वेटिक फॉर्म के अंदर होता है। तो एक्वेटिक फॉर्म में कौन आते हैं भाई, तो आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होगा। मोलस्क जो होंगे उनके द्वारा, उनके अंदर होगा गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन। और फिश के अंदर, ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा, फिश के अंदर रिस्पायरेशन होता है। ओके, तो देखिए इतना देख लिया हम लोग। चौथा, पाँचवा पॉइंट देखते हैं। तो पाँचवा पॉइंट में है रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स। तो लंग्स में किससे रिस्पायरेशन होता है, किसके अंदर, तो लंग्स भी वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। और लंग्स को पल्मोनरी टर्म हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो लंग्स के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करेंगे उनको पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। अब ये किसके अंदर होता है, तो ये होता है वर्टिब्रेट के अंदर। वर्टिब्रेट टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट में देखिए सबसे पहले तो फिश आता है यानी पीसी जाते हैं, उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल आते हैं। तो फिश के अंदर तो रिस्पायरेशन गिल्स हो गया है, तो इसके बाद कौन कौन बच रहा है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल के अंदर रिस्पायरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। ओके, अब देखिए एम्फीबिया में जो फ्रॉग होते हैं ये स्किन के द्वारा भी रिस्पायरेशन करते हैं। तो अगर ये स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं तो इनको कहा जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी से रीड करते हैं एक एक लाइन, क्या एनसीईआरटी में लिखा है, जो कि हम लोग इसको जो भी लाइन लिखा है नोट्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, तो लिख रहा है, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। तो मैं क्या बोला कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है तो CO2 बनता है और यहाँ से एनर्जी बनता है, जो एनर्जी को यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो सिंपल मॉलिक्यूल में जैसे ग्लूकोज को तोड़ेंगे, एमिनो एसिड और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन किया जाता है। किस लिए ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि एनर्जी, डिराइव एनर्जी के लिए, एनर्जी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, कई सारे एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी को क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। ओके, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इज हार्मफुल होता है। तो CO2 के लिए बताया कि क्या होता है भाई, टॉक्सिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हार्मफुल है। इज रिलीज ड्यूरिंग द एबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर CO2 रिलीज होता है। ओके, चलिए, इट इज़ देयर फॉर एविडेंस दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड, यानी कि ऑक्सीजन बार बार हमारे बॉडी के अंदर यूज हो रहा है, तो ये जरूरी है कि ऑक्सीजन बार बार हमें प्रोवाइड होता रहे, यानी कि इंस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। और CO2 हमारे सेल के अंदर बार बार टिश्यू के अंदर बन रहा, जो कि टॉक्सिक होता है, तो ये भी जरूरी है कि CO2 को बॉडी से बाहर निकाला जाए। ओके, चलिए,
अब इसी प्रोसेस को यानी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। CO2 सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। इस प्रोसेस को ही ब्रीदिंग कहा जाता है और कॉमनली नोन एज, इसी को रिस्पायरेशन कहा जाता है। कहता है कि अगर आप अपने हैंड्स को चेस्ट पे रखें तो ये आपको मूव करते हुए फील महसूस होगा, यानी ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। ओके, चलिए इतनी बातें देख लिए। अब हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी आर्गन। तो रिस्पायरेटरी आर्गन के अंदर बता दिया हूँ क्या क्या। तो पहली चीज़ देखिए, मैकेनिज्म, अंडरलाइन करिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हैबिटेट में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सेकंड पॉइंट लिख लेंगे। यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, तो हैबिटेट यानी कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है कि वाटर के अंदर है, और दूसरा डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल से बना है कि टिश्यू या आर्गन से बना है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो जैसे कि स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गए, फ्लैट वर्म हो गए, इनके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूज जो होता है, रिस्पायरेशन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बताया था सिंपल डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन को बॉडी से अंदर लिया जाता है, बॉडी सरफेस से, और CO2 को बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए लिख रहा, ओवर थ्रू देयर इंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस से होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अर्थवर्म के लिए लिखा है कि अर्थवर्म भाई किससे रिस्पायरेशन करता है, तो अर्थवर्म जो होता है वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल बोलिए या मॉइस्ट स्किन बोलिए, मॉइस्ट इसलिए क्योंकि मॉइस्ट रहेगा तभी ऑक्सीजन उससे एब्जॉर्ब होगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो मॉइस्ट क्यूटिकल से अर्थवर्म रिस्पायरेशन करता है, जो एनिलिडा का मेंबर होता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट भाई किससे रिस्पायरेशन करता है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ये भी बताया था कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, नेटवर्क टू एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं बॉडी सरफेस, बॉडी के अंदर, और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, चलिए अब है स्पेशलाइज वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर बताया था कि गिल्स होता है, गिल्स में ब्रैकियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन जो करते हैं उनको ब्रैकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। और वैस्कुलराइज का मतलब बताया कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, इनको वैस्कुलराइज कहा जाता है। और ये किस में होता है, तो एक्वेटिक फॉर्म के अंदर होता है। देखिए ज़्यादातर मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं उनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा ही होता है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हो गए, आर्थ्रोपोड के अंदर इंसेक्ट आते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, और कुछ मोलस्क हो गए, मोलस्क के अंदर जो वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है गिल्स, इनके द्वारा रिस्पायरेशन होता है। अब वैस्कुलराइज बैग देखते हैं भाई, यानी कि वैस्कुलराइज बैग किसको कहते हैं, लंग्स को कहा जाता है। वैस्कुलराइज मतलब ब्लड वेसल से भरा होगा, और बैग लाइक यानी कि थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म लंग्स से रिस्पायरेशन करेगा उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताया कि पल्मोनरी टर्म हम लोग लंग्स के लिए यूज करते हैं। यूज बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब कि जो लैंड पे रहते हैं वो करते हैं रिस्पायरेशन। जैसे कि एमंग वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट में बताया कि कौन कौन होते हैं, तो फिश होते हैं। वर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन होते हैं, तो फिश होता है, एम्फीबिया होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं और मैमल होते हैं। एप्स के अंदर बर्ड्स आती है। तो फिश भाई तो एक्वेटिक फॉर्म है, तो एक्वेटिक फॉर्म है तो इनके अंदर रिस्पायरेशन किसके द्वारा हो जाएगा, गिल्स के द्वारा हो जाएगा। और फिश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, इनके अंदर रिस्पायरेशन किसके द्वारा होगा, तो लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होगा। ओके, अब देखिए एम्फीबिया के अंदर जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग आल्सो देखो लिख रहा कि एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू, ये रिस्पायरेशन मतलब और तरीके से कर सकता है, किसके द्वारा, तो मॉइस्ट स्किन के द्वारा। और अगर फ्रॉग स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन कर रहा तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, इसी के आगे। थैंक यू।